द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? हमें मालूम है अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो संवेग बराबर से क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए कैंसिल, यहाँ पर mv स्क्वायर ये भी कैंसिल, यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर ये भी कैंसिल, द्रव्यमान गुणित वेग संवेग। ठीक, तो ये वाला होगा इसका। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे एक नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। देखना 200 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, और इस फर्श पर धकेल रहे हैं तो घर्षण बल क्या होगा? तो इस पर घर्षण बल कौन सा कितना लगेगा भाई? 200 न्यूटन बल से आप इसको धका रहे हैं तो इसका विपरीत बल कार्य करेगा और वो कितना रहेगा? घर्षण बल 200 न्यूटन विपरीत, इसके धकेलने की दिशा के विपरीत ये 200 न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। देखना एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है और दोनों का द्रव्यमान कितना है? m1 = 1.5 किलोग्राम और इसका भी द्रव्यमान कितना है? m2 = 1.5 किलोग्राम। बात क्लियर है? एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में है ना, ये इस प्रकार से विपरीत दिशा में गति कर रही है। तो टकराने के पहले प्रत्येक का वेग देखना, टकराने के पहले मतलब u u1 कितना? 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? इधर से इधर की ओर वेग हो रहा है और इसका विपरीत है तो u2 कितना होगा? -2.5 मीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर है? जब विपरीत वेग रहेगा तो उसको ऋणात्मक लेंगे। इसका ये इधर की ओर है धनात्मक, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर, बाएं से दाएं जिसको बोला जा सकता है। जब दाएं से बाएं की ओर रहेगा तो क्या होगा? विपरीत वेग होगा और वो ऋणात्मक वेग से उसको प्रदर्शित करेगा। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है तब उसका सम्मिलित वेग क्या होगा? जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगी तब हम मान लेते कि जब दोनों एक दूसरे से जुड़ गई है तो दोनों का वेग तो ये जैसा ही होगा ना, तो हम मान लेते कि उसका जो वेग है अंतिम वेग v है, इसका भी और उसका भी। ठीक है, तो दिया है पहली दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान कितना है? m1 = m2 कितना है? 1.5 किलोग्राम। क्लियर? दोनों का द्रव्यमान एक जैसा। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग और u1 कितना है? 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अच्छा दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर से क्या हो जाएगा? u2 = -2.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब माना दोनों वस्तुएं आपस में जुड़ जाती है, जुड़ जाती है तब अंतिम वेग क्या होगा? दोनों का। ठीक है, v1 v2 कितना होगा? v हमने मान लिया। ठीक, ये मान लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी तक मैंने वही चीजें लिखी है जो क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्ट जितना क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर ऋणात्मक नहीं बोला था लेकिन ऋणात्मक लिखा तो आप यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं। चूंकि यह वेग क्या है? दाएं से बाएं ओर वेग है, इसलिए क्या होगा? ये ऋणात्मक होगा, इसके सापेक्ष ये ऋणात्मक होगा। क्लियर? हाँ, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार देखना, संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? दोनों वस्तुएं एक दूसरे से नहीं जुड़ी थी, मतलब प्रारंभिक स्थिति में, तब का संवेग और बाद वाला संवेग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो पहले का संवेग क्या हो जाएगा? m1 v1 u1 ना,
देखिए द्रव्यमान, पहले का द्रव्यमान और पहले का वेग, पहले का u है ना, पहले का ये योग क्या है, u1 है। देखिए इसका प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान जब दोनों जुड़ी नहीं थी तब की बात, और इसका प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान प्लस इसका प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान गुणित u, ठीक है, इज इक्वल। आप चाहो तो इसको अलग कैलकुलेट करो, इसको समीकरण 1 लो, फिर दूसरे को कैलकुलेट करो, समीकरण 2, फिर समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएंगे, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बराबर हो जाएगा। अब दोनों जब एक दूसरे से जुड़ गई तब क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और एक बार समझिए, जब एक वस्तु है दूसरी वस्तु है, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं या दोनों एक ही दिशा में जा रही है, कैसी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है कि दोनों की प्रारंभिक स्थितियों का संवेग और अंतिम स्थितियों का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रारंभिक स्थिति का संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, इतना है, द्रव्यमान पहली वस्तु का इतना है, प्लस दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान इतना है, और दोनों वस्तुओं के अंतिम वेग और द्रव्यमान उनके क्या है, दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। m1 का मान कितना है, 1.5 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग कितना है, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस इसका द्रव्यमान कितना है, 2.5 माइनस का है किलोग्राम, और इंटू ये कितना है, द्रव्यमान कितना था, 1.5, ठीक है, 1.5 गुणित माइनस 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, इज इक्वल टू द्रव्यमान 1.5, वेग तो v, अंतिम वेग दोनों का, दोनों जब वस्तुएं एक साथ में जुड़ गई तो दोनों का वेग क्या है, बराबर है, तो v प्लस 1.5। यहां पर देखेंगे कि ये और ये दोनों एक जैसा है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1.5v और 1.5v कितना हो गया, 3v, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अतः दोनों वस्तु एक साथ जुड़ने के पश्चात उनका वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब ये हमसे पूछा गया, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है, ठीक है। ये ऐसा क्या, गति का तीसरा नियम बोलता है, यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, वस्तु तो हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी से सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर है जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दे और बताइए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पा रहा। देखा, यहाँ पर पहली बात तो विद्यार्थी ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि ये ट्रक है, ये ट्रक है, ट्रक को विद्यार्थी क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो उसका कहने का मतलब ये है विद्यार्थी का कि ये ट्रक भी उसको वापस धक्का दे रहा, इसलिए वो ट्रक, और इधर से बल और इधर से बल क्या हो रहा, बराबर हो रहा, तो दोनों क्या हो रहे हैं, बल निरस्त हो गए, इसलिए वो ट्रक आगे की ओर नहीं बढ़ता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, देखना ये जो ट्रक है और ट्रक को ये पीछे से धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा तो इसका क्या है, जड़त्व बहुत ज्यादा, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या है, ट्रक आगे की ओर नहीं बढ़ रहा, मतलब इसके बल की तुलना में इसका जड़त्व क्या है, अधिक है, इसलिए वो ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा। अगर इसके जड़त्व के समतुल्य अगर ये धक्का दे देगा या इससे ज्यादा धक्का दे देगा तो ट्रक आगे की ओर बढ़ जाएगा। ये इसका ये सही कारण है। पहली बात तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो बोल रहा है ये गलत बात है। क्यों, जो गलत बात है, क्या होता है कि अगर ये बल निरस्त किए होते तो जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ये क्या है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। देखना, मान लिया जाए कि मैं ये दोनों मुक्के हैं, दोनों मुक्कों को एक साथ ऐसा मारूंगा तो क्या होना चाहिए कि इसका बल और इसका बल क्या, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, निरस्त क्यों नहीं होता, दोनों को चोट पहुंचती है। इसका मतलब इसका बल भी कार्य कर रहा है और इसका भी बल कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो गया कि विपरीत बल है लेकिन दोनों को चोट
लग रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये क्या है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। छात्र क्या है, गलत बोल रहा। क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है वो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। चूंकि ट्रक का जड़त्व बहुत ज्यादा अधिक है और इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो क्या है, जड़त्व की तुलना में कम बल लगाया जा रहा है, इसलिए ट्रक यहाँ से विस्थापित नहीं हो रहा। कि इसका सही कारण बनेगा। क्लियर हो गई बात कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी वो सदैव हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। इसलिए यह जो विद्यार्थी बोल रहा है ये गलत है। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक है तथा इसके टायर क्या है, जमीन के साथ में अधिक जड़त्व, इस पर अधिक जड़त्व लग रहा, उसकी तुलना में कम बल लगा रहा, इसलिए ट्रक स्थापित नहीं हो रहा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर